हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों की संरचना, उनकी उपयोगिता और उनका महत्व क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। फर्स्ट पार्ट में विषाणु यानी कि वायरस के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिनको नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग विषाणु के बारे में। वायरस। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी हैं। यानी कि वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय का मतलब है अत्यंत सरल संरचना वाले परजीवी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, परजीवी हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये आकार में बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय यानी कि रवों के रूप में संचित मतलब एकत्रित किया जा सकता है और वर्षों तक रखा जा सकता है। वायरस का अर्थ है कि विष के अणु। ये जंतु तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के समय की थी। सिंपल सी बात है, वायरस का अर्थ है कि विष के अणु। अब विष के अणु है तो ये जंतुओं और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा ही। और इसकी खोज किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक थे इवानोवस्की। तो इन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के समय, चितेरी रोग और कुछ नहीं, आपने शायद सुना हो या पढ़ा हो, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के अध्ययन के समय की थी। विषाणुओं की संरचना कैसी होती है, तो इसकी दो डेफिनेशन दी है मैंने, आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना। फर्स्ट है, विषाणुओं की संरचना सरल होती है। इसमें DNA अथवा RNA की एक केंद्रीय कोर होती है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन के आवरण से घिरी रहती है। कैप्सिड स्वयं बहुत छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। विषाणु की संरचना सरल होती है। इसमें DNA अथवा RNA की एक केंद्रीय कोर होती है, यानी कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में DNA अथवा RNA दोनों में से कोई एक पाया जाता है, ठीक है। जो DNA या RNA पाया जाता है वो कैप्सिड नामक प्रोटीन के आवरण के द्वारा घिरा रहता है। कैप्सिड स्वयं बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। अथवा वायरस के एक कण को विरियन कहते हैं। प्रत्येक विरियन दो भागों का बना होता है। वायरस का जो एक कण होता है ना, उसको विरियन कहते हैं। प्रत्येक विरियन दो भागों का बना होता है। नंबर 1 कैप्सिड, नंबर 2 न्यूक्लिक अम्ल। कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। यह बहुत से प्रोटीन एकांकों यानी कि इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सिड जो है वो एक खोल नुमा संरचना होती है और ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, तो इन इकाइयों को कैप्सोमियर्स कहते हैं। दूसरी है इसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। अधिकांश जंतु वायरस तथा बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ DNA तथा अधिकांश पादप वायरसों व कुछ जंतु वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। विषाणु जीवित है या निर्जीव? देखिए, इस हेडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव। तो ये वाली हेडिंग जो है वो आप लोगों को बिल्कुल सही से याद हो जानी चाहिए,
ठीक है। विषाणु जीवित है या निर्जीव? विषाणु की स्थिति प्रारंभ से ही विवादाग्रस्त रही है। अति सूक्ष्म एवं सरल होने के कारण यह कहना कठिन है कि ये जीवित है अथवा अजीवित। यानी कि विषाणुओं की जो स्थिति है वो प्रारंभ से ही विवादाग्रस्त रही है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि विषाणु जीवित होते हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि विषाणु निर्जीव होते हैं। विषाणुओं के सजीव लक्षण। विषाणुओं में सजीवों के समान न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। सही बात है, जो भी वस्तु जीवित है उसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ये सजीवों का लक्षण होता है। ये कोशिकाओं के अंतर प्रजनन करते हैं। जो भी जीव होगा वो प्रजनन करेगा। ये लक्षण भी जीवधारियों का होता है। इनमें अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि ये वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इनमें संक्रमण तथा रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, सजीवों के समान विषाणु की माप, आकृति एवं संरचना निश्चित एवं स्थायी होते हैं। जो सजीवों का लक्षण होता है, जैसे उनकी माप, आकृति एवं संरचना निश्चित होती है ना, वही विषाणु का भी होता है, इसलिए इसको सजीव माना जाता है। अब इसको निर्जीव क्यों माना जाता है वो देखते हैं। विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। नंबर 1, सजीव कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। ये तो पहले ही आपको बता दिया है कि जो विषाणु है वो जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं और जीवित कोशिका तंत्र के बाहर ये निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं और इनको क्रिस्टल यानी कि रवों के रूप में वर्षों तक एकत्रित करके रखा जा सकता है। नंबर 2, विषाणुओं में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि विषाणु जो है उनका आकार बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और इनमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। इनमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि नहीं पाया जाता है। जो विषाणु है उनमें श्वसन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है और पोषण भी नहीं होता है। जबकि जो सजीव होते हैं उनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन भी होता है और पोषण भी होता है, लेकिन विषाणुओं में श्वसन भी नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता और पोषण भी नहीं होता। नेक्स्ट, इनको रवों यानी कि क्रिस्टल के रूप में वर्षों तक रखा जा सकता है, इसलिए इनको निर्जीव माना जाता है। केवल सजीव कोशिका के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण एवं जनन होता है। सजीव कोशिका के बाहर ये जनन और पोषण नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर बन सकते हैं। एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टैनले 1935 ने टीएमवी वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है ये टीएमवी वायरस की खोज किसने की? तो आंसर होगा स्टैनले 1935। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्वार्ट 1915 तथा डी हैरेल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? या तो ट्वार्ट लिख के देगा या डी हैरेल या फिर दोनों। ठीक। नेक्स्ट है, वायरस के कणों का माप 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। वायरस के कणों का माप 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट, चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है। इसका माप 350 नैनोमीटर या 0.35 माइक्रोन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है। सबसे छोटा वायरस पशुओं में खुरपका, मुखपका, फुट एंड माउथ डिजीज़ रोग उत्पन्न करता है और इसका व्यास 20 नैनोमीटर होता है। ये टीएमवी वायरस की संरचना है। जो ऊपर साइड पे सर्कल सा दिख रहा है ना, ये आरएनए हेलिक्स लिखा हुआ है, आरएनए हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये आपका अनुवांशिक पदार्थ है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए पाया जाता है। और ये जो कैप्सोमियर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे अंगूर की तरह, ये होते हैं कैप्सोमियर्स यानी कि इकाइयाँ। ठीक है, जिन्हें मिलाकर एकत्रित करके क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड के द्वारा आपको दिख रहा होगा ये जो आरएनए है ना, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है
तो वही पीछे डेफिनेशन में मैंने बताया था, आप लोग देखकर समझ सकते हैं। और अगर वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दें, आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ज़रूरी नहीं है आप वही डेफिनेशन लिखें। आप कॉन्सेप्ट समझिए और उसको अपनी भाषा में लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। बस आप सही लिखिए और कॉन्सेप्ट समझकर लिखिए, डेफिनेशन अपनी भाषा में आप लिख दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।